शादी के 7 साल होने के बाद भी अंकिता और नकुल के कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वह दोनों परेशान रहते थे। उनकी माँ रेवती जी भी उन्हें बात बात पर बातें सुनाया करती थी। इस कारण अंकिता और नकुल दोनों परेशान हो जाते थे। उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन यह कमी उन्हें खाए जा रही थी। वह दूसरों के बच्चों को देख देख कर उनकी भी इच्छा होती थी कि वह भी अपने बच्चे को खिलाएं, प्यार करें, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद नकुल अभी अभी फैक्ट्री से घर लौटा था। थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। घर पहुंचकर वह सोफे पर आरामदायक मुद्रा में बैठ गया। सामने उसकी माँ रेवती जी कान्हा जी की मूर्ति के सामने खड़ी हुई संध्या पूजन में मग्न थी। तभी अंकिता पानी का गिलास लेकर आई। उसने नकुल की ओर देखते हुए चिंतित स्वर में कहा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? आज आप कुछ ज़्यादा ही थके हुए लग रहे हैं। नकुल ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ अंकिता, सब ठीक है, बस आज मिठाई थोड़ी ज़्यादा हो गई। पेट कुछ भरा भरा सा लग रहा है। तो अंकिता ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे तो इतनी मिठाई खाने की क्या ज़रूरत थी? अब अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए था ना? वैसे किसने खिला दी इतनी मिठाई? नकुल मुस्कुराते हुए बोला, अरे वो कौशल है ना, मेरा बिजनेस पार्टनर। उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है और आज वह इतना खुश था कि फैक्ट्री में सबके लिए तरह तरह की मिठाइयाँ लेकर आया था। मैंने ज़्यादा खाने से मना भी किया था, लेकिन उसने मुझे अपनी कसम दे डाली। अब बताओ, इतनी खुशी में मैं मना कैसे करता? उसका चेहरा देखकर ना कहना मुश्किल था। रेवती जी ने जैसे ही संध्या पूजन पूरा किया, वे आकर नकुल के पास सोफे पर बैठ गईं। किस सोच में गुम हो माँ? नकुल ने पूछा। तो एक गहरी सांस भरते हुए रेवती जी ने कहा, ना जाने भगवान तुझे कब संतान देगा। एक नन्हे मुन्ने की किलकारियाँ इस घर में भी गूंजे तो मन को सुकून मिले। जाने कब भरेगी बहू की गोद। मैं तो बस इसी चिंता में मरी जा रही हूँ। उनकी बात सुनकर अंकिता का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में उदासी आ गई और वह वहाँ से उठकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। नकुल ने उसकी यह हालत देखी तो बिना एक पल गंवाए उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया। देखा तो अंकिता की आंखों में आंसू छलक रहे थे। पत्नी को ऐसी हालत में देखकर नकुल का दिल बैठ सा गया। उसने अंकिता के पास जाकर उसके आंसू पोंछे और कहा, अरे तुम भी ना माँ की बातों को इतनी गंभीरता से क्यों ले लेती हो? यह तो उनकी आदत है। कहते कहते नकुल की आवाज़ भी कांपने लगी। फिर अंकिता बोली, मैं आपके दुख का कारण भली भांति समझती हूँ। मैं भी कितनी अभागन हूँ ना, जो विवाह के 7 वर्षों के पश्चात भी इस घर को एक वारिस तक ना दे सकी। अंकिता की यह बात सुनकर नकुल का दिल जैसे टूट सा गया। उसने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे नहीं अंकिता, दिल छोटा मत करो। यह बात तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना। औलाद तो भगवान की देन है, और फिर मुझे इतनी भी इच्छा नहीं है औलाद की। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर अपने परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दे सकूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में हो। हमारी खुशी किसी और चीज़ की मोहताज नहीं है। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरा यह छोटा सा
परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। बस अब तुम कभी उदास मत होना। अच्छा, अब जल्दी से मेरे लिए कड़क चाय बनाकर ले आओ। तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तन मन सब तृप्त हो जाता है। ऐसा कहते हुए नकुल हाथ मुंह धोने के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही बाथरूम से बाहर आया तो उसे अंकिता की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़कर वॉश बेसिन के पास पहुंचा तो देखा कि अंकिता को उल्टी आ रही थी। पत्नी को उल्टी करते देख नकुल घबरा गया और बोला, मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कहीं रात को तुम्हारी तबीयत ज़्यादा बिगड़ न जाए। लेकिन रेवती जी जो रसोई घर से उसे उल्टियाँ करते देख रही थी, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। मुस्कुराते हुए वह बोली, अरे आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। कान्हा जी ने मेरी सुन ली। अब तो मैं जल्दी ही अपने पोते को गोद में खिलाऊंगी। रेवती जी की यह बात सुनकर नकुल की चिंता पल भर में गायब हो गई। वह भी खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वहीं अंकिता यह सब सुनकर शर्म से लाल हो गई और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। इधर रेवती जी ने तुरंत अपने पति को यह खुशखबरी सुनाई। घर में तो जैसे उत्सव सा माहौल हो गया। अगली सुबह नकुल ने अंकिता को कार में बिठाया और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और उसके बाद अंकिता की जांच करते हुए पूछने लगी, तुमने दोपहर को खाने में क्या खाया था? जी छोला पूड़ी। बासी थे क्या? जी हाँ, एक दिन पहले बनाए थे। फिर डॉक्टर बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पर बैठ गईं और दवाइयाँ लिखने लगी। सब कुछ ठीक तो है ना मैम? क्या सावधानियाँ बरतनी होगी? सबके सामने खड़ा नकुल उत्सुकता से पूछने लगा। अरे बैठ जाइए मिस्टर नकुल, दरअसल आपकी पत्नी ने बासी खाना खा लिया था। बस उसी के कारण बदहजमी हो गई है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। सुनते ही अंकिता के दिल को एक झटका सा लगा और विनय को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर कोई पत्थर से प्रहार किया हो। नकुल ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और अंकिता के कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर लेकर आया। जैसे ही अंकिता कार में बैठी तो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, मेरी बात मानिए, अब आप दूसरी शादी कर लीजिए। फिर अंकिता का दिल बहलाने के लिए नकुल मजाक में बोला, अच्छा अगर तुम्हारी एक और बहन होती तब तो मैं उसी को सौतन बनाकर ले आता। फिर तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा भी ना करती। लेकिन अब तो ऐसा मुश्किल है। ऐसा कहते हुए नकुल हंसने लगा तो अंकिता बोली, आपको इस समय भी मजाक सूझ रहा है? नकुल ने अंकिता का हाथ थामते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम क्या सोचती हो कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ औलाद के सहारे टिका होता है क्या? उसके बिना हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। ऐसी बात मन में लाना भी गलत है। और हाँ, आज के बाद दूसरी शादी की बात अपनी जुबान पर मत लाना। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। वहाँ चमत्कार होने में वक्त नहीं लगता। इसलिए कभी निराश मत होना। तुम्हारे साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। नकुल के इन शब्दों ने अंकिता के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। घर पहुंचकर जैसे नकुल ने दरवाजे की घंटी बजाई, रेवती जी तुरंत दरवाजे पर आईं। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी।
डॉक्टर ने क्या कहा? सब कुछ ठीक है ना? हमारे खानदान का चिराग कब आने वाला है? यह सुनते ही अंकिता और नकुल एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर नकुल ने थोड़ा रुक कर कहा, अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कि बासी खाना खाने से बदहजमी हो गई थी, जिस वजह से अंकिता को उल्टियाँ हो रही थी। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। रेवती जी का चेहरा एक पल को उतर गया। तभी नकुल ने माहौल बदलने की कोशिश करते हुए अंकिता की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अच्छा अंकिता, बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम खाना लगाओ। माँ के सवालों और अंकिता की भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए नकुल अंदर चला गया। हे भगवान, न जाने कान्हा जी मुझे मेरे पोता पोती का चेहरा कब दिखाएंगे। दादी बनने का सौभाग्य पाने को कब से तरस गई हूँ मैं। सासू माँ ने कहा तो अंकिता उदास होकर भरी आंखें लिए रसोई घर में चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी ही देर में घर में उनके काम वाली बाई शांता आ गई। यह क्या हुआ तुझे शांता? तेरे चेहरे और बाजू पर यह नीले काले निशान कैसे हैं? तेरा तो पूरा चेहरा सूजा हुआ है। इतनी बात सुनते ही शांता सिसकते हुए बोली, क्या बताऊं मेम साहब, पहले ही मेरे 4 बच्चे हैं, अब 5वां बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। पति कहता था कि गर्भपात करा दो, लेकिन नन्ही सी जान को मारने का मेरा मन नहीं मानता था, इसलिए मैं राजी नहीं हुई। लेकिन अब जिद कर रहा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। कहता है कि इतनी महंगाई के ज़माने में खर्च नहीं उठा सकता। मैं इस बात के लिए भी तैयार नहीं हुई तो मुझे पीटने लगा। अब कुछ दिनों के बाद बच्चे के पैदा होने के साथ ही वह उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देगा। माँ बाप के होते हुए भी वह अनाथों की जिंदगी जिएगा। कहते हुए शांता रोने लगी। इतना सुनते ही अंकिता सोच में पड़ गई। वह हैरान थी कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भगवान इतना दे रहा है और हमें ज़रूरत है तो आंखें नीचे किए बैठा है। अपना काम निपटाकर शांता चली गई तो अंकिता अपने कमरे में आ गई। अंकिता अपने ही सोच विचार में गुम थी। कमरे में बैठा नकुल, जिसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, अपनी पत्नी से बोला, अंकिता, मेरे मन में एक ख्याल आया है, क्यों ना शांता के बच्चे को हम गोद ले लें। अरे आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, लेकिन माँ जी से भी तो पूछना पड़ेगा ना। अरे अंकिता, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अगर कोई माँ किसी के बच्चे को प्यार देना चाहती है तो उसे कौन मना कर सकता है? क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही है? नकुल की माँ रेवती जी उनके कमरे में आते हुए पूछने लगी। तो नकुल बोला, माँ, शांता का जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, हम उस बच्चे को गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं। इतना सुनते ही रेवती जी का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर बोली, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शांता एक नीच जाति से संबंध रखती है। माँ, कम से कम आप तो ऐसी बातें मत करो। अपने कान्हा जी से पूछो, क्या वह किसी को ऊंच या नीच मानते हैं? उनके यहाँ तो केवल कर्मों की कसौटी ही अच्छे और बुरे का मापदंड है। अगर समाज ने किसी स्त्री को छोटी जाति का कह दिया तो उस माँ के गर्भ से जन्म लेने मात्र से वह बच्चा नीच कैसे हो सकता है? यह सब अंधविश्वास है।
बात तो तुमने सही कही बेटा, परंतु समाज से डर लगता है। डरने वाली कोई बात नहीं है माँ, समाज की चिंता आप मत करो। समाज भी हमारे बदलने से ही बदलेगा। रेवती जी ने नकुल की बात पर गंभीरता से विचार किया। फिर वे मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा। अगर मेरे कान्हा जी मेरी बहू की सूनी गोद भरना चाहते हैं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। मैं भी शांता के घर जाकर उससे बात करती हूँ। यह कहते हुए रेवती जी तुरंत तैयार होकर तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गई। उनके दिल में एक नई सोच और नई उम्मीद का दीप जल चुका था। रेवती जी जब शांता के घर पहुंची और उसे नकुल और अंकिता की ओर से उसके बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई तो शांता की आंखों में आंसू छलक आए। वह आश्चर्य और खुशी से भरी हुई बोली, माता जी, यह तो मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे भले लोग मेरे बच्चे को अपनाने को तैयार हैं। मेरे बच्चे का भविष्य अब सुनहरा होगा। मैं जानती हूँ आप लोग उसे हर खुशी देंगे जो मैं कभी नहीं दे पाती। करीब 15 दिनों के बाद अंकिता की गोद में एक नन्हा मुन्ना खेल रहा था। मुन्ने को प्यार और दुलार देती हुई अंकिता का चेहरा खुशी से चमक रहा था और माँ बेटे को एक साथ देखकर रेवती जी तो उन दोनों की बलाएं ही लेती जा रही थी। अब नकुल और अंकिता की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उन्हें और किसी चीज़ की कमी नहीं थी और रेवती जी अपने पोते को बहुत प्यार करती थी। उसकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की फिक्र करते थे। नकुल के पिताजी भी रेवती के साथ अपने पोते के साथ खूब खेलते थे। अब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। रेवती जी और नकुल के पिताजी की ज़िंदगी हंसते खेलते हुए बीत रही थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।